नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोका चैनल पर। आज हम करेंगे फणीश्वर नाथ रेणु जी का उपन्यास मैला आंचल और इसमें हम इसके विशेष तथ्यों के बारे में आज हम जानेंगे। तो आइए देखते हैं इसमें जो विशेष तथ्य हैं उनके बारे में। यहाँ पर विशेष तथ्यों की अगर बात करें तो यह फणीश्वर नाथ रेणु का सबसे प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण उपन्यास है। ये बात आप ध्यान में रखें। इसका प्रकाशन वर्ष क्या है? 1954 ईस्वी में ये प्रकाशित हुआ। इसमें पूर्णिया जिला है और उसका गांव कौन सा है? मेरीगंज गांव है, जिसका विस्तृत और समग्र कथा इसी प्रकार कही गई है, इसी के आसपास घूमती है। और कथा को इस प्रकार से प्रस्तुत किया गया है कि अंचल ही यहाँ पर नायक बन गया है। इसमें उद्देश्य अंचल की समस्याओं को प्रकाशित करने का ही रहा है। हालांकि उद्देश्य रचना प्रक्रिया में घुला हुआ है, ऊपर से चिपका हुआ प्रतीत नहीं होता। इसमें अंचल की सुंदरता और कुरूपता दोनों का गहरा चित्रण किया गया है। इसके साथ साथ जातिवाद, अफसरशाही, अवसरवादी राजनीति, मठों और आश्रमों का पाखंड भी इसमें दिखाया गया है। इसके मुख्य तथ्य की अगर बात करें तो यहाँ पर देखें तो ये आंचलिक उपन्यास लेखन परंपरा का आरंभ इससे माना जाता है, क्योंकि मैला आंचल हिंदी साहित्य का पहला आंचलिक उपन्यास माना गया है। यहाँ पर जो इसमें जो मलेरिया सेंटर खोला जाता है, जो मार्टिन की पत्नी मैरी के नाम पर जो गांव है मैरीगंज, वहाँ पर मलेरिया सेंटर खोला जाता है। उसकी ज़मीन का जो क्षेत्रफल है वो कितना है? 1 एकड़ और 10 डेसीमल का उसका क्षेत्रफल है। गांव का नाम क्या है? मेरीगंज है, ध्यान में रखें। इसकी भौगोलिक स्थिति की अगर बात करें तो रोथहट स्टेशन से 7 कोस पूर्व कोसी नदी को पार करके ये स्थित है। गांव का नाम अंग्रेज अफसर WG मार्टिन ने अपनी दुल्हन अपनी पत्नी मेरी के नाम पर रखा। मलेरिया सेंटर मिस्टर मार्टिन की ज़मीन पर बनाया गया था, जिसमें डॉक्टर कौन आते हैं? डॉक्टर प्रशांत आते हैं। नवाबी तड़बन्ना ये किसको कहा गया है? तो ये कोसी के किनारे किनारे बहुत दूर तक ताड़ और खजूर के पेड़ों से भरा हुआ जंगल है। इसे ही नवाबी तड़बन्ना कहा गया है या कहते हैं। नवाबों का जो नवाबी यानी नवाबी रूप में तड़ जो ताड़ हैं और खजूर हैं, उनका बना हुआ क्या है? ये जंगल है, जिसे क्या कहा गया है? नवाबी तड़बन्ना। गांव की मुख्य पैदावार की बात करें तो यहाँ पर 3 प्रकार की फसलें हैं। धान की फसल है, पाट यानी जो रेशे की फसल है, खेसारी यानी जो दलहन की फसल है यानी दाल की फसल है। ऐसा माना जाता है कि जहाँ जिस भूमि पर ये तीनों प्रकार की फसलें होती है वो पूर्णतः उपजाऊ भूमि है और वहाँ के किसान धन धान्य से युक्त होते हैं। तो ये धान की फसल जो अनाज में आती है, पाट की फसल जो रेशा या जूट जिसको कह सकते हैं, खेसारी जो दलहन की फसल है। गांव में अलग अलग जातियों के लोग अलग अलग टोली बनाकर रहते हैं, यानी अलग अलग उनके गुट बने हुए हैं। स्वयं को श्रेष्ठ दिखाने की इनमें होड़ लगी रहती है। राजपूत टोली के लोग कायस्थ टोली को कथ टोली कहते हैं। गांव के अन्य जातियों के लोग मालिक टोला कहते हैं। कायस्थ टोली के लोग राजपूत टोली को सिपहिया टोली कहते हैं। तो ये यहाँ पर अलग अलग टोलियों के आपस में नाम दे रखे हैं। मठ में सुबह बीजक शब्द का वाचन होता है, क्योंकि ये मठ कौन सा है? कबीर पंथ का है। तो कबीर दास जी का जो बीजक है उसका शब्द वाचन मठ में किया जाता है। चंदनपट्टी नामक गांव में हुई सभा में बालदेव, वामन दास एवं चुन्नी गुसाई 3 ने सुराजी के नाम लिखवाए थे। सुराजी पद से आशय यहाँ पर क्या है? स्वराज्य चाहने वाले कांग्रेस के सदस्यों से यहाँ पर है कि उन्होंने इन तीनों ने किसमें? सुराजी यानी स्वराज्य चाहने वाले सदस्यों के रूप में अपने नाम लिखवाए थे। कहाँ पर? चंदनपट्टी नामक गांव में जब सभा हुई थी। जोतकी नामक जो इसमें चरित्र है वो तुलसी की चौपाई का उल्लेख करता है, जैसे नदी चली भई उतरई, जस थोरे धन खल बोराई। तो ये तुलसीदास की चौपाई यहाँ पर कौन गाता है? जोतकी नामक इसमें जो चरित्र है वो इसकी चौपाई गाते हैं।
उपन्यास की अगर बात करें 2 खंडों में विभाजित है, ये बात आपको ध्यान में रखना है, जिसमें प्रथम खंड को 44 परिच्छेदों में और दूसरे खंड को 23 परिच्छेदों में बांटा गया है। नीचे हम यहाँ पर महत्वपूर्ण परिच्छेदों की चर्चा की गई है, तो आप ये ध्यान में रखेंगे कि जो पहला खंड है उसमें कितने परिच्छेद है, उसमें 44 परिच्छेद है, और जो दूसरा खंड है उसमें दूसरे खंड में कितने परिच्छेद है, यहाँ पर 23 परिच्छेद हैं। पहले खंड के परिच्छेद 11 में सुरंगा सदाब्रिज की कथा का जिक्र किया गया है। ये मुख्य मुख्य परिच्छेदों की यहाँ पर चर्चा हो रही है। खंड 1 के परिच्छेद 15 में लोरिक या कुंवर विजयधान यानी विजय भान, देखिए यहाँ पर जो ग्रामीण भाषा है उसका प्रयोग किया गया है, क्योंकि ग्राम्य अंचल की संस्कृति, सभ्यता और भाषा यहाँ पर प्रधान है। तो विजय भान एवं विद्यापत नृत्य का जिक्र है। विद्यापत नृत्य में बीच में विद्यापति का गीत अरे अपजस होई जगत भरी हो, ये गाया जाता है। तो यहाँ पर लोरिक या जिसको कुंवर विजय भान भी कहा गया है, और विद्यापत नामक जो नृत्य है उसका जिक्र है, जिसमें विद्यापति का गीत भी गाया जाता है। आगे देखें तो परिच्छेद 24 की अगर बात करें तो इसमें भवभूति की रचना का जिक्र किया गया है, और उसके पात्र कौन है, माधव मालती का जिक्र यहाँ पर विशेष तौर पर हुआ है। परिच्छेद 27 में पंत की कविता का जिक्र है। भारत माता जो कविता है, भारत माता ग्राम वासनी खेतों में फैला है, श्यामल धूल भरा मैला सा आंचल। तो भारत माता कविता का जिक्र है, किसकी कविता है, पंत जी की कविता है। परिच्छेद 36 में हंस कुमार तिवारी की कविता का जिक्र है, जिसमें वो कहते हैं कि दुनिया फूस बटोर चुकी है, मैं 2 चिंगारी दे दूंगा। उसके बाद परिच्छेद 37 में अगर देखें तो वर्षा के देवता का जिक्र है, जो कौन है, इंद्र है। इंद्र को रिझाने के लिए महिलाओं के द्वारा जो नृत्य या खेल खेला जाता है उसको क्या कहा गया है, जाट जटिन खेल खेला जाता है, लेकिन इस खेल में पुरुषों को आने के लिए परमिशन नहीं है, या कहें कि पुरुषों को वहाँ पर नहीं आने दिया जाता, पुरुष ये खेल नहीं देख सकते। परिच्छेद 39 की अगर बात करें तो संथाल टोली और अन्य में हुए जो हिंसक संघर्ष है उसमें संथाल तीर से तो अन्य भाला और गुलेल से लड़ते हैं। जो संथाल जाति के संथाल टोली के लोग हैं वो किससे लड़ते हैं, तीर से, और जो अन्य हैं वो भाला और गुलेल से लड़ते हैं। इस संघर्ष में तहसीलदार हरगोरी सिंह मारा जाता है। ये आप ध्यान में रखें कि जब संथाल टोली का संघर्ष होता है तो उसमें तहसीलदार हरगोरी सिंह मारा जाता है। राजवल्ली महतो हारमोनियम बजाता है। यहाँ पर स्वराज मिलने के उत्सव में निम्न में कार्यक्रम तय होते हैं कि ये कार्यक्रम किए जाएंगे जब स्वराज्य मिल जाएगा। बलवाही, विदेशिया, कमला एवं महमदिया की नौटंकी कंपनी, धमहा शंकरपुरा का विदापद, बंसगढ़ा की बलवाही, ओराही हिंगना की भटियाली भक्ते, ये सब कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित करने का प्रोग्राम बनता है, तय होते हैं। दूसरे खंड की अगर बात करें, जैसा कि हमने शुरू में जाना था कि जो उपन्यास है वो 2 खंडों में विभाजित है। दूसरे खंड में जो भाग है वो कितने हैं, 23। दूसरे खंड जो पहला था उसमें कितने थे, 44 थे, और दूसरे में कितने हैं, 23 हैं। ये आप ध्यान में रखें। तो यहाँ पर दूसरे खंड की बात चल रही है, तो दूसरे खंड का जो परिच्छेद 18 है उसमें गांधी जी की हत्या का जिक्र किया गया है। इसी के परिच्छेद 20 में नागर नदी में भारत पाकिस्तान, जो वर्तमान में कहाँ है, बांग्लादेश में है, भारत पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा होने का जिक्र इसमें किया गया है। कमली और डॉक्टर प्रशांत के पुत्र का नाम ममता कुमार नितोत्पल रखती है, यानी नीलू शॉर्ट निक नेम कह सकते हैं, या जो उसका छोटा नाम है, प्यार का नाम है, वो नीलू है, लेकिन वो उनका नाम ममता, उनका नाम क्या रखती है, नीलोत्पल उनका नाम रखती है। तो ये मुख्य बातें हैं जो इस पूरे उपन्यास में है। उम्मीद करती हूँ कि ये बातें आपके लिए उपयोगी होगी और आप इस उपन्यास को बहुत बारीकी से जान पाओ, ऐसा मेरा प्रयास है। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह चैनल से जुड़े रहें।